Assalamu alaikum everyone. In this video tutorial we are going to talk about primary succession at Glacier Bay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि हमारा टाइटल हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है प्राइमरी सक्सेशन की। तो पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। किसी भी बैरन लैंड पर या फिर ऐसे जगह पर जहाँ पर पहले सोइल मौजूद नहीं थी या फिर ऐसी कंडीशंस मौजूद नहीं थी जो कि लाइफ फॉर्म को सपोर्ट कर सकें, उस जगह पर अगर कोई प्लांट कम्युनिटी या फिर वेजिटेशन स्टार्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब ये प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पर हो रही है? ग्लेशियर बे में। अब पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लेशियर बे क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, इसे डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बे है ये क्या होती है। ठीक है, देखो कोई भी वाटर बॉडी है हमारे पास, लाइक हमारे पास सी हैं, ओशंस हैं। ठीक है, अब अगर जो हमारे पास वाटर बॉडी है उनका जो वाटर है अगर वो लैंड की तरफ मतलब लैंड के अंदर मूव करना शुरू कर दे, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास लैंड है और ये लैंड के अंदर जो है वो वाटर मूव करना शुरू कर दे और लैंड के अंदर इंडेंटेशन या फिर कैविटी बन जाए तो इसे हम बोलते हैं बे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इनलेट बन गया जिससे जो वाटर है सी का या ओशन का वो यहाँ से कैविटी से मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बे है। अब जो ग्लेशियर बे है इसे हम ग्लेशियर बे इसलिए कहते हैं कि इसकी जो लैंड है हमारे पास ये सारा एरिया जो है वो ग्लेशियर्स ने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब जो ग्लेशियर बे है इसकी लोकेशन हमारे पास क्या है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन गल्फ़ ऑफ अलास्का एंड कनाडा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अलास्का है वो क्या है। देखिए ये जो हमारे पास मैप है यहाँ पर, although it's not a lecture of geography but I will try my best to present it। ये हमारे पास सारा है नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड पर हमारे पास मौजूद है पैसिफिक ओशन और ईस्ट साइड पर हमारे पास मौजूद है अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये कनाडा है और ये हमारे पास मौजूद है अलास्का। अब ये जो हमारे पास अलास्का मौजूद है ये अलास्का की कोस्ट लाइन है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास देखें लैंड है और ये ऐसे कर्व बना रही है, ये भी हमारे पास बे ही है लेकिन हम इसे गल्फ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बे से थोड़ी बड़ी होती है इसलिए हम इसे गल्फ़ बोलते हैं। अब ये हमारे पास सारी क्या है? गल्फ़ है। अब हमने इसकी लोकेशन क्या कही थी कि बिटवीन गल्फ़ ऑफ अलास्का एंड कनाडा। अब ये हमारे पास गल्फ़ है और ये हमारे पास कनाडा है, इनके दरमियान यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ग्लेशियर बे। अब यहाँ पर भी आप नोटिस करें कि ये हमारे पास लैंड एरिया या कोस्ट लाइन है और ये यहाँ से लैंड जो है वो कर्व हो रही है और एक इनलेट बना रही है जहाँ से वाटर जो है वो अंदर की तरफ ज़मीन की तरफ लैंड की तरफ मूव करता है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लेशियर बे। ठीक है, अब अगर हम इसकी मोर प्रिसाइजली बात करें तो जो हमारे पास ग्लेशियर बे है ये साउथ ईस्टर्न अलास्कल कोस्ट लाइन पर प्रेजेंट है। ये देखिए हमारे पास ये अलास्का है और अगर हम इसकी डायरेक्शंस की बात करें, ये इसकी नॉर्थ साइड, ये है इसकी ईस्ट साइड और ये है साउथ और यहाँ पर है वेस्ट। अब साउथ ईस्टर्न साइड पर हमारे पास क्या मौजूद है? ग्लेशियर बे, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो ग्लेशियर बे है इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न अलास्कल कोस्ट लाइन। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि जो हमारे पास ग्लेशियर बे है इसको सबसे पहले किसने विज़िट किया था? कैप्टन जॉर्ज वैंकूवर विजिटेड इन 1794। 1794 में कैप्टन जॉर्ज वैंकूवर जो हमारे पास नेवी ऑफिसर थे इन्होंने ग्लेशियर बे को सबसे पहले विज़िट किया, लेकिन वो बे तक नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि बे को जो है ग्लेशियर्स ने कवर किया हुआ था और उनको जाने का रास्ता ही नहीं मिला। मतलब ये जो हमारे पास बे है यहाँ पर ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स मौजूद थे और जो हमारे पास जॉर्ज वैंकूवर है वो यहाँ पर मूव नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1879 में जॉन मेयर एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? एक्सप्लोर किया कोस्ट ऑफ अलास्का को और इन्होंने ग्लेशियर बे को विज़िट किया और इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को पब्लिश किया 1915 में। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जो हमारे पास बे की जो लैंड है उसका जो अपर पोर्शन है वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही वहाँ से ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट हुए, ग्लेशियर पिघलना शुरू हुए तो वहाँ पर जो पहले से मौजूद फॉरेस्ट थे उनके डेड रिमेनिंग्स मौजूद थे जिसमें हमारे पास वुड ट्रीज़ थे, उनके स्टम्प्स और ट्रंक्स मौजूद थे जिनको उन्होंने कैंप फायर के लिए यूज़ किया। ठीक है, जब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को पब्लिश कर दिया 1915 में तो विलियम एस कूपर इकोलॉजिस्ट हैं वो उनकी ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए और उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो ग्लेशियर बे को उन्होंने भी विज़िट किया 1916
2016 में, और उन्होंने कहा कि जो हमारे पास ग्लेशियर बे है ये एक एक्सीलेंट या फिर आइडियल लेबॉर्ट्री है प्राइमरी सक्सेशन को स्टडी करने के लिए या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टडी करने के लिए। अब हमने ये जो प्राइमरी सक्सेशन है जो कि ग्लेशियर बे में हुई थी, हमने उसको स्टडी करना है, उनकी डिफरेंट साइट्स को देखना है और वहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेशन स्टार्ट हुई उनको स्टडी करना है। विलियम कॉपर एक साइंटिस्ट या कह लें आप इकोलॉजिस्ट था जिसने प्राइमरी सक्सेशन को सबसे पहले स्टडी किया था ग्लेशियर बे में, और इन्होंने कहा कि जो ग्लेशियर बे है ये प्राइमरी सक्सेशन को स्टडी करने के लिए एक एक्सीलेंट जगह है। ठीक है, जब भी कोई सक्सेशन होती है तो हमारे पास पायनियर कम्युनिटी बनती है सबसे पहले, और वो पायनियर कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज होती है। ठीक है, तब तक सक्सेशन होती रहेगी जब तक हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फिर स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती। ठीक है, अब जो ग्लेशियर बे में हमने पायनियर कम्युनिटी देखी, वो पायनियर कम्युनिटी में मौजूद थे लो हर्बेशियस वेजिटेशन मौजूद थी और फास्ट ग्रोइंग ट्रीज मौजूद थे। ये पायनियर कम्युनिटी थी और ये किस में चेंज हो गई? क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, जिसके अंदर कोनिफर फॉरेस्ट्स मौजूद थे। ठीक है, अब ये जो प्लांट के अंदर, प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर चेंजेस आई, अब इनको स्टडी किया विलियम रीनर्स, वॉर्ले और डोनाल्ड लॉरेंस साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? प्लांट की डाइवर्सिटी जो कि सक्सेशन के दौरान आई थी उसको स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने 8 साइट्स पर वर्क किया। अब ये जो 8 साइट्स थी इन्होंने बहुत केयरफुली सिलेक्ट की। इन 8 साइट्स की ये खूबी थी कि ये सेम फिज़िकल फीचर्स थे इनके, उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस, सॉइल टाइप सब कुछ सेम था, लेकिन डिफरेंट थे ये अपनी एज के लिहाज से। मतलब कुछ साइट ऐसी थी जो 10 साल पुरानी थी, कुछ साइट्स थी जो 23 साल पुरानी थी। ठीक है, उनके एज में डिफरेंस था लेकिन वो उनकी जो फिज़िकल फीचर्स थे वो बिल्कुल सेम थे। इसी रेफरेंस से हमारे पास एक टर्म है क्रोनो सीक्वेंस। क्रोनो सीक्वेंस का क्या मतलब है कि ए सीरीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ और इकोसिस्टम्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एजेस को और टाइम्स को, जिनका टाइम और एज डिफरेंट है लेकिन बट अगर उन सेम सोइल टाइप, लेकिन वो एक ही जैसी ज़मीन पर या मिट्टी पर उगते हैं और इनके एनवायरमेंटल कंडीशंस भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, अब हमने इन 8 साइट्स को स्टडी करना है, उनके अंदर जो भी वेजिटेशन आई उसको देखना है कि कौन कौन से प्लांट्स वहाँ पर ग्रो किए, कितनी एज में ग्रो किए। जो फर्स्ट साइट हमारे पास है साइट 1, ये 10 ईयर्स ओल्ड थी, 10 ईयर पुरानी थी, और इसके अंदर जो पायनियर कम्युनिटी सबसे पहले जो प्लांट कम्युनिटी बनी थी वो थी एपिलोबिया। उसके बाद है इक्विसेटम, इसका दूसरा नाम हॉर्सटेल भी हम इसको कहते हैं, और ये एक हर्बेशियस प्लांट है और इनकी हर्ब्स को काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ के लिए, इनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किडनी प्रॉब्लम्स हैं या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए इसकी हर्ब्स को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास डिसीडुअस ट्रीज और श्रब्स हैं। अब डिसीडुअस का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रोइंग पीरियड के बाद अपने जो लीव्स होते हैं उनको गिरा देते हैं। आगे साइट 2 हमारे पास है जो कि 23 ईयर्स ओल्ड थी और इसके पास पायनियर स्पीशीज़ का एक मिक्सचर मौजूद था जिसमें था क्लम्प्स ऑफ पॉपुलस। पॉपुलस भी हमारे पास डिसीडुअस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और जो ड्राइयास हैं ये हमारे पास डी से आपने याद रखना है ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ मतलब जो कि स्मॉल साइज्ड श्रब्स थी वो मौजूद थी साइट 2 पर। आगे हमारे पास है साइट 3 जो कि 33 ईयर्स ओल्ड थी, और यहाँ पर मैट ऑफ ड्रियास इंक्लूजिंग, यहाँ पर जो ड्रियास प्लांट्स हैं, इनास जो श्रब्स हैं वो मौजूद थी। क्लम्प्स ऑफ सैलिक्स भी मौजूद थे, पॉपुलस और एलनेस हमारे पास मोनोइशियस श्रब्स और ट्रीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइट 4 जो कि 44 ईयर्स ओल्ड थी, और इसमें भी क्या मौजूद थे? मैट ऑफ डरियास विद फ्यू ओपन पैचेस। वहाँ पर क्या मौजूद थे? डरियास प्लांट्स मौजूद थे। साइट 5 हमारे पास 108 ईयर्स लॉन्ग थी, और यहाँ पर एलनेस भी मौजूद था, सैलिक्स भी मौजूद था, पॉपुलस भी मौजूद थे, और एक नई स्पीशी इवॉल्व हुई जो कि पाइसी है। पाइसी हमारे पास पाइनेसी फैमिली का जीनस है। ठीक है, और इसके अंदर एवरग्रीन कोनिफेरस ट्रीज़ मौजूद होते हैं, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैनोपी बना ली, मतलब जो लैंड थी उसको बिल्कुल कवर कर लिया था अपनी वेजिटेशन से। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइट 6 जो कि 200 ईयर्स ओल्ड थी, और यहाँ पर डोमिनेटेड बाय फॉरेस्ट ऑफ पाइसी, जहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ पाइसी मौजूद था, मतलब एवरग्रीन कोनिफेरस ट्रीज़ मौजूद थे यहाँ पर। साइट 7 हमारे पास जो कि 500 ईयर्स लॉन्ग थी, डोमिनेटेड बाय एन ओल्ड फॉरेस्ट ऑफ टसूगा डैट कंटेन्ड ए फ्यू पाइसी। अब यहाँ पर हमारे पास है पाइनेसी फैमिली। ठीक है, पाइनेसी फैमिली के अंदर एक सब फैमिली मौजूद थी जिसे हम कहते हैं एबिटोइडी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एबिटोइडी फैमिली थी उसका जीनस है टसूगा। ठीक है, मतलब आप अलकिस्सा मुख्तसर ये कि जो टसूगा और पाइसी हैं ये दोनों ही क्या हैं? एवरग्रीन कोनिफेरस ट्रीज़ हैं। अब साइट 8 हमारे पास है जो कि 1500 ईयर्स लॉन्ग थी, मस्कज विद स्कैटर्ड लॉजपोल पाइन्स। अब मस्कज हमारे पास क्या है? ये स्वैम्प्स और बोग्स
ठीक है, इन एरियाज़ को बोलते हैं जो कि न्यूट्रिएंट में पुअर होते हैं, मतलब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं मौजूद होते, बहुत कम मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। इन एरियाज़ में लॉजपोल पाइन्स जो थे वो ग्रो किए। ये लॉजपोल पाइन्स बेसिकली कॉमन नेम है पाइनस कंटोर्टा का। जो हमारे पास लॉजपोल पाइन्स है ये कॉमन नेम है पाइनस कंटोर्टा का, और ये नॉर्थर्न अमेरिका की वेस्टर्न साइड पर पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पर ये ट्रीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास डिफरेंट साइट्स थी जहाँ पर हमने देखा कि प्लांट डाइवर्सिटी किस तरह की पाई जाती है। जब इकोलॉजिस्ट्स ने जो प्राइमरी सक्सेशन है उसको स्टडी कर लिया ग्लेशियर बे पर, तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स तैयार की, डाटा तैयार किया। उस डाटा के मुताबिक ये डाटा आपको ग्राफ्स की शक्ल में शो किया गया। आप इस ग्राफ की तरफ आएँ। अब ये हमारे पास जो ग्राफ है ये शो कर रहा है, ये ईयर्स हैं, ठीक है, 0 से लेकर 2000 ईयर्स तक। और ये हमारे पास है नंबर ऑफ़ प्लांट स्पीशीज़, मतलब जो प्लांट स्पीशीज़ जो बढ़ती जा रही हैं। देखिए पहले ईयर्स में आलमोस्ट यहाँ तक आप आएँ तो फ़र्ज़ कर लें ये 200 ईयर्स तक जो हमारे पास प्लांट स्पीशीज़ के नंबर है ना, उनके अंदर क्या आ रहा है, इजाफा हो रहा है, रैपिडली वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रही है, मतलब नंबर ऑफ़ प्लांट स्पीशीज़ क्या हो रही हैं, डिक्लाइन होती जा रही हैं वक्त के साथ। यहाँ पर ग्राफ के अंदर क्या आ गया, प्लेटू आ गया। प्लेटू का मतलब है कि ऐसी स्टेट आ गई है कि जो चेंज जो है ना वो बिल्कुल अननोटिसेबल है। ड्यूरिंग सक्सेशन एट ग्लेशियर बे द नंबर ऑफ़ प्लांट स्पीशीज़ इंक्रीज्ड रैपिडली फॉर द फर्स्ट 200 ईयर्स। पहले 200 साल तक, या फिर कह लें कि जो अर्ली स्टेजेस हैं सक्सेशन की, तब नंबर ऑफ़ प्लांट स्पीशीज़ रैपिडली इंक्रीज़ करती हैं। लेकिन लेटर स्टेजेस में, सक्सेशन की लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लांट स्पीशीज़ हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। वो उस रैपिडली स्पीड से ग्रो नहीं करती, उस रैपिडली स्पीड से उनकी नंबर में इजाफा नहीं होता जितना कि अर्ली स्टेजेस में होता है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास जो ग्राफ है ये शो करता है कि कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि थ्रू आउट दी सक्सेशन उनकी स्पीशीज़ जो होती हैं वो इंक्रीज़ होती रहती हैं। ठीक है, अब ये जो आपको शेडिड एरिया नज़र आ रहा है ये हमारे पास शो करता है सक्सेशन को, जो कि लो श्रब्स की और हर्ब्स की है। मतलब ये देखें, ये 0 से स्टार्ट हुई है और 1500 ईयर्स तक इनकी जो नंबर ऑफ़ प्लांट स्पीशीज़ है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास ट्रीज़ हैं, टॉल श्रब्स हैं, मोसेस, लिवरवर्ट्स, लाइकन्स, ये लिखा हुआ है, अटेन मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन अबाउट 1 सेंचुरी। ये सिर्फ 100 ईयर्स तक जो है ना अपनी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है उसको अटेन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाते हैं। देखिए आगे सारे ईयर्स में इनकी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं कर रही, जो थी वो मौजूद हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और स्पीशीज़ में इजाफा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ 1 सेंचुरी तक, 100 साल तक उनकी जो स्पीशीज़ हैं उनकी रिचनेस में इजाफा होता है, लेकिन बाद में उनकी रिचनेस तो नहीं इंक्रीज़ होती, लेकिन वो परसिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके अलावा जो लो श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी थ्रू आउट दी सक्सेशन चलती रहती है। अब आप इन ईयर्स से अंदाज़ा लगा लें कि जो सक्सेशन हो रही है वो कितना लेट प्रोसेस है। 0 से लेकर 1500 साल, मतलब 1500 साल लगते हैं कोई भी जो सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन है उसको होने में, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, सो गाइज इट वाज ऑल अबाउट प्राइमरी सक्सेशन एट ग्लेशियर बे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।